हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो जैसे कि आपको पता है, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए, हर एक सब्जेक्ट का। जो हमारा टर्म 2 है ना, सब्जेक्टिव होने वाला है, उसके लिए। बट जैसे कि सीबीएसई हर साल करता है, उसने इस साल भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और खासकर जिनकी एसएसटी हिंदी में है उनके लिए कुछ भी अपलोड नहीं किया। बट दिक्कत यह है कि जी हमको तो करना है ना, हमको तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में लेकर चल रहा है, हम सीबीएसई थोड़ी ना है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इंग्लिश में अपलोड किया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बट रुको, मेरी पूरी बात सुनना। जब मैंने इसे ट्रांसलेट किया, मैंने एक वेबसाइट से किया है और जो इसका ट्रांसलेशन है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा, देखो जैसे आप देख ही सकते हो, नमूना प्रश्न पत्र ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ये कक्षा को ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा यार, जब मैं एफर्ट ही मार रहा हूँ बच्चों के लिए, तो क्यों ना 100% एफर्ट मारूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपका एक एक क्वेश्चन इंग्लिश की पीडीएफ से उठाया जो सीबीएसई ने अपलोड करा था, और उसको ट्रांसलेट किया, और उनके आंसर को भी एकदम, जो कि सीबीएसई की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर थे, उनके सारे के सारे पॉइंट्स को भी ट्रांसलेट किया। ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, लेंथी था बट इजी था, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आसानी हुई मेरे को, बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। ओके, तो इन सारे के सारे क्वेश्चन पे जाने से पहले देखो, सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी। और यहाँ तक कि जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो भी एकदम एक्यूरेट है। ये बेसिकली बुक का ही सीन पैसेज जो होते हैं एसएसटी में, तो ठीक है, तो वो सारे के सारे हैं। अब इन सारे क्वेश्चन पे जाने से पहले, इस जो आप सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, इसके टफनेस लेवल की बात कर लेते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है ना इस वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर से थोड़ी सी हाई थी। मेरे को खोलने से पहले लग रहा था यार कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा, ये बहुत घुमा के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। देखो, क्वेश्चन तो ईजी होते हैं बट घुमा के दिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा घुमा के दिए होंगे, या ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका बच्चे आंसर ही ना कर पाए। बट मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैंने खोल के देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा यार ये तो एमसीक्यू से भी ज़्यादा इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे, कुछ घुमा के नहीं था। बट एक क्वेश्चन जो था वो घुमा के था, घुमा के भी नहीं था, क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। याद होगा आपको, मैंने ना एक वीडियो, मैं हर चैप्टर की है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाता हूँ। और मैंने देखकर हैरान हो गया कि एक भी क्वेश्चन उस पीडी मतलब उस वीडियो से बाहर नहीं था। जैसे कि मान लो मैंने भारत में राष्ट्रवाद, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रही होगी 4 प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पर एक इतिहास की दिख रही होगी, इतिहास क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी करा है मैंने। और सत्ता की साझेदारी यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीति 2, पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारे भूगोल के हो गए, ये हमारे अर्थशास्त्र के हो गए। इसमें आपको 4 वीडियो मिलेगी, बट आपको तो पता ही, आपको 2 ही देखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। हमको पता है कि अर्थशास्त्र में सिर्फ हमारा 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर आ रहा है, और हमारे भूगोल के साथ भी जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनके पीवाई क्यूज देखने हैं, और सामाजिक विज्ञान यानी लोकतांत्रिक राजनीति में भी वही देखना है, और इतिहास में तो एक ही चैप्टर देखना है आपको, है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, मतलब एक भी क्वेश्चन देखकर मेरे को ऐसा नहीं लगा यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पीवाई क्यूज में कवर नहीं करवाया। हर एक क्वेश्चन मेरा पीवाई क्यूज वाली वीडियो में कवर करवाया हुआ है। ठीक है, पीवाई क्यूज में मैंने वो क्वेश्चन तो डाले ही हैं जो पिछले साल आए, और साथ में मैंने खुद भी क्वेश्चन इंक्लूड करे थे कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और एक भी क्वेश्चन मेरे को बाहर देखने के लिए नहीं मिला। मेरे को ये नहीं लगा यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को अलग से इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगा। ऑल दो मैं पीवाई क्यूज की अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, एक और बार बनाने की जरूरत पड़ सकती है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनकी पीडीएफ मांग रहे हैं। अब ये बात है कि बहुत पुरानी वीडियो इनकी पीडीएफ मेरे को मिल नहीं रही, अब मैं खुद अपनी वीडियो देखकर फिर पीडीएफ वगैरह बनाऊंगा, इससे क्या फायदा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक नई वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये वाली जो है ना, ये आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जो पीपीटी है, ये मैं कहाँ पर अपलोड करूंगा, ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी गूगल पे लिखोगे या किसी पे भी लिखोगा, मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, क्लास 10 पे क्लिक करोगे ना, हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे तो आपको दिख ही जाएगा। मैं वहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पर हिंदी में नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं मैंने बच्चों के लिए। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं। ओके, वैसे तो ये सब कुछ फ्री है, एकदम क्लिक करते ही आपके सामने नोट्स ओपन हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि आप अगर सपोर्ट करना चाहो, तो ये जो ऐड दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाना। कोई भी ऐड चल रही हो, जरूरी नहीं है सेम ऐड चल रही हो, तो वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। ये देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, भारत में राष्ट्रवाद पे क्लिक करें। चलो कर दिया। ओके, ये नोट्स दिख रहे हैं, ये पीपीटी है, ये शॉर्ट नोट्स है। तो मैं आपके लिए ये वाली खोलता हूँ पीपीटी। ठीक है, पूरी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि पूरी दिखाने का क्या फ़ायदा, है ना। बस मैं आपको 1-2 पेज दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये देखो, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने
बना रखी है, इंग्लिश में भी सेम आपको मिल जाएगा। याद रखना ये दिखाने का पर्पस क्या था, ये दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी आप चैप्टर कवर कर रहे हो ना आपके सेकंड टर्म के लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मत भूलना उसे। ओके चलो जी, बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो। तो पहला क्वेश्चन आप उसमें देखोगे ना, चलो पहले क्वेश्चन पे मैं वेरीफाई करवा देता हूँ कि हाँ मैं उसी से करवा रहा हूँ। ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश में दिखा दूं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटी एंड द टाउन ऑफ इंडिया, यानी शहरों के अंदर जो था वो लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, यानी हिंदी में बोले तो असहयोग आंदोलन में हमारे जो शहर के लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा। ये कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, कितने मार्क्स से नहीं है, ये तो आप देख ही लोगे ना। एनालाइज करने पे मेरे को ये पता चला कि कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में जो डाले हुए हैं वो है ना आराम से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स पे भी आ सकते थे, जो कि ये पहला ही क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं पहले उसके आंसर पे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन भारत के शहरों और कस्बों में कैसे फैला, सेम बात है ना। हाँ जी, तो जो शहरों में लोगों का पार्टिसिपेशन था ना वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इसी चैप्टर की वीडियो अपलोड करी थी और सेम क्वेश्चन ये देखो, मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखो जी, ये सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखो शहरों में आंदोलन, हर एक पॉइंट लिखा है बल्कि पहला पॉइंट तो सेम ही है, शहर जो की वाला पॉइंट है वो ये वाला है कि शहरों में आंदोलन मध्य वर्ग में भाग लेने से शुरू हुआ, तो यही बात देखो लिखी हुई है फर्स्ट वाले पॉइंट में, और ये मैंने आंसर की से मतलब कर रखा है, उसको ट्रांसलेट करा है, तो ये लिखा है ये आंदोलन शहरों में मध्य वर्ग के की भागीदारी के साथ शुरू हुआ। तो थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, अब एक्सप्लेनेशन की बारी आ गई है। तो ये पूछा है कि शहरों में जो हमारा आंदोलन था वो कैसे फैला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हमारे जो शहर थे वहाँ पर ये जो आंदोलन था बहुत बढ़िया तरीके से फैला था, लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, स्कूल बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, टीचर ने इस्तीफा वगैरह दे दिया। ठीक है, वकालत छोड़ दी वकीलों ने, और साथ ही में मद्रास को छोड़कर जितने भी भारत के ज़्यादातर एरिया था वहाँ पर चुनावी जो प्रांत के चुनाव थे, परिषद चुनाव थे, उनका बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनकी पिकेटिंग वगैरह की गई। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है। बात यह है कि जो हमारा पर्यटन है, टूरिज्म है, नीचे ये भी लिख दिया है कि कौन से चैप्टर का है और पेज नंबर, ये सीबीएसई के आंसर की में भी दे रखा था, तो मैंने सोचा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दूं। तो ये पर्यटन और पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है, यानी जो टूरिज्म होता है ना, ये हमारा बेसिकली भूगोल का ही चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर है ये हमारा, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। एक और बात बता दूं मैं आपको, रियली सॉरी बार बार मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, बट मैंने ना कुछ अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, एक नहीं बेसिकली 2 वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, इसको साइड में, जस्ट अ सेकेंड, चलो ये हो नहीं रहा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा, सारा सेलेक्ट हो रहा है ये, हाँ जी हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली वीडियो, ये 2 घंटे से कम की है, और ये वाली भी वीडियो 2 घंटे से कम की है, पूरा पूरा चैप्टर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समझा दिया है मैंने। ठीक है, वैसे मैंने अलग अलग पार्ट में अपलोड कर रखी थी, बट इसमें मैंने कंबाइन कर दिया है, तो ये आप देख लो, चैप्टर खत्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद पीवाई की उसकी वीडियो देखना मत भूलना बस। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसके अंदर से, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ बट फिर वीडियो खोल के दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर बस हो गया यकीन, है ना। तो ये, तो अब देखो देश और विदेश, अब ये पर्यटन व्यापार क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा आती है ना, जब हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं तब भी विदेशी मुद्रा आती है, तो हमारे टूरिज्म से भी विदेशी मुद्रा आती है। साथ में बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन के उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के बिजनेस होते हैं शिमला वगैरह में, या जहाँ पर टूरिज्म वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे अपना जम्मू कश्मीर देख लो, है ना। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प को की सहायता प्रदान करता है, जैसे कि वो जो अंग्रेज आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो क्या देखते हैं, वो बहुत सारी इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ें, हाथ से बनी हुई चीज़ें लेकर जाते हैं, है ना। राजस्थान में जो पैरों पे पहनने वाली मोजड़ी होती है ना, मोजड़ी कहते हैं उसको, वो भी बहुत ज़्यादा बिकती है, वो लेकर जाते हैं अपने एरिया में। साथ में चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन का मतलब है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पाकिस्तानी भी इंडिया के अंदर आते हैं लीगली, मतलब बंदूकें लेकर नहीं आते, कुछ लोग लीगली भी आते हैं। वो क्यों आते हैं, बेसिकली यहाँ पर आते हैं ताकि वो जो अपने बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पर है ना जो आप कह सकते हो कि जी मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी है, और अमेरिका में भी बहुत, दूसरी कंट्री में भी बहुत महंगी है, तो इंडिया उनके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन रहता है। अच्छे लोगों को हम हर तरीके से सहायता करने के लिए रेडी है, बुरे लोगों के हम हमेशा खिलाफ है। तो भारत में अगर कोई पाकिस्तान से भी किसी को मदद चाहिए हो, है ना, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडी के, मतलब एक बहुत छोटा बच्चा था जिसको परेशानी थी, तो हमारे डॉक्टर्स ने उनकी हेल्प करी।
तो काम ही है हमारा तो इंडिया का, है ना। चलो, तो मतलब ये भी एक चिकित्सा पर्यटन होता है। कुछ यहाँ पर पर्यावरण पर्यटन करने भी आते हैं, जैसे अपने असम वगैरह में हो गया, है ना। और साहसिक पर्यटन, एडवेंचर, है ना, मतलब वो गोते वगैरह लगाना पानियों में, सारी की सारी चीज़ें। कुछ हमारे कल्चर पर्यटन भी होता है, कल्चर को देखने आते हैं राजस्थान वगैरह में। कुछ व्यावसायिक पर्यटन भी होते हैं, जो बेसिकली बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वगैरह देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें। और भी कोई पॉइंट है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप वो PYQs वाली वीडियो देखना, उसमें और भी ज़्यादा पॉइंट मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, ओके। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 नंबर में आपको कितना लिखना है। इतने सारे पॉइंट लिखने की मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से जरूरत है। 3, मैक्सिमम 4, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने टाइम को सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, यानी एक दलीय व्यवस्था और 2 दलीय व्यवस्था में क्या दिक्कत है, ओ सॉरी क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है, देश में जो सरकार चलती है उसमें एक ही पार्टी होता है, चलाने वाली केवल एक ही पार्टी होती है, और उसे एक पार्टी प्रणाली कहती है। ये ज़्यादातर क्या है, चीन में है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और उदाहरण हो गया चीन में। और साथ ही में जो नेक्स्ट है हमारा 2 दलीय व्यवस्था, उसमें क्या होता है, चुनाव में 2 मुख्य दल लड़ते हैं, ओके। और इसको 2 दलीय व्यवस्था कहा जाता है, या 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। मैंने इंग्लिश में लिख दिया 2 पार्टी सिस्टम, आप मेरे को पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना तो समझ ही जाओगे आप। और इसका एग्जांपल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, 2 पार्टी है। अगर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो तो मजा आ जाएगा। आपने शायद मेरी पॉलिटिकल पार्टी वाली भी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा था, है ना। उसमें भी ये चीज बताई थी मैंने आपको। और तीसरा पॉइंट अगर आप चाहो, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर 2 नंबर का 2 पॉइंट है, सेफ चलना है हमको, तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि एक दलीय व्यवस्था में मतलब लोगों के पास किसी भी तरीका का ऑप्शन नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। यानी एक दलीय व्यवस्था को किसी भी प्रकार से हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास विकल्प नहीं हो सकते। द्विदलीय व्यवस्था को कह सकते हैं कि हम वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास विकल्प होते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख करें कि जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली वो काम क्या करता है। तो सबसे पहले तो नोट छापना काम होता है, ठीक है। ये देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, करेंसी छापना काम होता है। सेकंड है कि जो औपचारिक जो स्रोत के मतलब ये जो औपचारिक स्रोत है, ऋण के औपचारिक स्रोत है, यानी बैंक किन किन को लोन दे रहा है, कैसे कैसे लोन दिया जाता है, ये सारी की सारी प्रक्रिया बैंक पे नजर रखना काम है बेसिकली इसका, ठीक है। तीसरा वो यही पॉइंट है कि वो बैंक पे नजर रखता है कि बैंक अपना नगदी शेष का क्या मतलब होता है, बैंक है ना, RBI ये बोलता है कि जी 15% हर बैंक के पास जितना भी, ऐसा नहीं है कि अगर 100% पैसे किसी ने जमा कराया तो 100% लोन पे दे दो, ऐसा नहीं करना बैंक को कभी भी। बैंक को ये बोला है RBI ने कि आपको 15% तो अपने पास कैश रखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये देखता है RBI के सारे जो है वो ये काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। और लास्ट पॉइंट ये है कि RBI ये भी नजर रखता है कि जो बैंक है पैसे ज्यादा कमाने के लिए सिर्फ अमीरों को तो लोन नहीं दे रहा, गरीबों को भी दे रहा है नहीं दे रहा, ये चीज भी नजर रखता है हमारा RBI। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक टेबल दे रखा है, ये थोड़ा सा वैल्यू बेस है, मतलब वैल्यू बेस भी क्या है यार, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो अब बल्कि सीधे नीचे लिखा भी है, ये टेबल देने का तो मेरे को समझ नहीं आया क्या था, क्योंकि ये टेबल अगर ना भी दिया होता और ये लिखा होता ना तब भी बच्चे पहचान जाते, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि 2015-16 और 2019-20 में ना आप देखोगे थोड़ा सा हमारा जो इस्पात यानी स्टील का उत्पादन है घटा है। इसके क्या क्या रीजन है आपकी बुक के अंदर है ना, मतलब मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, ये वाला भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोले तो विनिर्माण उद्योग है, चैप्टर नंबर 6, जिसकी वीडियो दिखाई थी ना लेटेस्ट अपलोड करी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो चैनल पे जाके देख लेना वो। उसके अंदर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो वीडियो में क्वेश्चन है, PYQs में तो वीडियो में अब अलग है, बल्कि वीडियो में ही मैंने बता दिया कि ये वाला आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा आप कह सकते हो कि इस्पात का जो उत्पादन है वो घटा है। तो पहला थी उच्च लागत, इसकी उच्च लागत होती है इसलिए घटा है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना वो होता है कोकिंग कोल, उसकी सीमित उपलब्धता है, ये भी एक कारण है इसकी, आप कह सकते हो उत्पादन के घटने का। तीसरा है कि श्रम की कम उत्पादकता, जो हमारे श्रम है वर्कर है वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे इस्पात का। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊर्जा की अनियमित उत्पत्ति, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं रहती, ये भी एक पॉइंट है। और बाकी और भी कोई पॉइंट है तो आप लिख सकते हो, PYQs की वीडियो देख ही लेना। चैप्टर पता चल चुका ना, दोबारा बताऊं, विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस्पात स्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है। बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये दे रखा है, जैसे ही ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है ना कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, देश के लिए एक विकास का सूचकांक क्यों मानते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट है। क्या है, पहला तो ये है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, ज़्यादातर जो फैक्ट्री है, ज़्यादातर जो उद्योग है, उसमें जो स्टील है या इस्पात है उसका कच्चे माल के लिए उपयोग होता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निर्यात के लिए भी आवश्यक है, हमारे भारत से हम दूसरी कंट्री में निर्यात वगैरह भी करते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनरी भी जो विकास में इंपॉर्टेंट है वो इसी से बनती है, इस्पात वगैरह से, स्टील वगैरह से बनती है। और भी कोई पॉइंट है तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये विनिर्माण उद्योग है, निर्माण उद्योग नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका कि विनिर्माण उद्योग है। तो ये है। नेक्स्ट है, अधिकांश ग्रामीण जो परिवार होते हैं अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा अर्थशास्त्र का, कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो आज भी लोन लेने के लिए बैंक के पास नहीं जाते, अपने पड़ोसी वगैरह या अनौपचारिक अनौपचारिक स्रोत होते हैं, जो पड़ोसी वगैरह, दोस्त वगैरह, इनके पास जाते हैं लोन लेने के लिए, पैसे उधार चाहिए होते हैं, लोन पे चाहिए होते हैं। क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि जी बैंक जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम होते हैं, गांव में बहुत कम होते हैं। दूसरा जी डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत रहती है, वो बोलते हैं ये पेपर लाओ, ये पेपर लाओ, तो नॉर्मल बंदा तो जाएगा ही नहीं। गरीब बंदा जो है, जो गांव में रहता है, वो तो डरेगा यार, है ना। आप कभी भी देखना, एक है ना ऑफिसर के ऑफिस के बाहर लाइन नहीं लगती, डर के मारे कि यार कोई क्या पेपर मांग ले। पेपर से है ना, हम नॉर्मल जो लोग है, गरीब लोग है, बहुत डरता है। मेरे को आज भी याद है कि मैं एक बार हॉस्पिटल में गया था, ठीक है, तो मैंने देखा सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरे को बड़ा मतलब मेरे को बोला कि इस रूम में जाके ये वाला टेस्ट वगैरह करवा लो, मैं गया था किसी काम से, ठीक है। तो जब मैं वहां पर गया तो सारे के सारे बैठे हुए थे, कोई जाने को राजी नहीं था। मेरे को लगा क्या, मैं सीधा अंदर घुस गया। तो मैंने उनसे बोला, कहते कोई आ ही नहीं रहा, मतलब उन्होंने ये बोला कि मेरे को तो लगा ही नहीं कि कोई आया, नहीं कोई नहीं आया। मैंने कहा इतनी बड़ी लाइन है, कहते वो तो बैठे हुए हैं। मतलब जो लोग हैं कोई इनिशिएट लेने को राजी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना। तो मतलब एक डर जो होता है ना। तो पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका डर खत्म होता है ना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं गिरवी रखने के लिए, गिरवी ये एक वर्ड है, इसको इंग्लिश में मॉर्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप गिरवी रखना भी बोल सकते हो। गिरवी रखने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ नहीं होती हमारे गरीब लोगों के पास, इसलिए बैंक ऋण देने में थोड़ा सा झंझट करता है। और लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि ग्रामीण में अमीर परिवारों को अनौपचारिक तरीके से आसानी से ऋण मिलता है। यानी जो अमीर लोग है ना, ग्रामीण लोग जो है वो अमीर लोगों से आसानी से ऋण ले लेते हैं, है ना। जो अमीर लोग हैं वो ऋण दे देते हैं कि जी हाँ लो, मैं आपको लोन देता हूँ, बट वो ज्यादा पे देते हैं, बट वो जल्दी दे देते हैं, बैंक थोड़ा टाइम लगाता है। इसकी वजह से भी जो लोग हैं, और बिना डॉक्यूमेंटेशन के दे देते हैं, बिना कागज वागज के, हाँ जो लोन दे दिया आपको। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गाँव में आज भी हमारे अनौपचारिक स्रोतों के पास लोन लेने के लिए भागते हैं। ओके, कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। मैंने जैसे बोला 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 या 4 पॉइंट लिखो, ज्यादा मत लिखो। ये धन और ऋण है ना, जो हमारा, या मुद्रा और साख हिंदी में इस चैप्टर का नाम है, वो लिख सकते, वो है ये, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका कि वही गिरवी रखने के लिए मॉर्टेज जो होता है, हमारा कोलेट्रल जो होता है, उसकी समस्या को दूर करने के लिए एक स्वयं सहायता समूह है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, तो वो जो है वो कैसे सहायता कर रहा है। आज है ना बहुत ज्यादा गांव में बैंक नहीं है जहां पर, वहां पर स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो वो है ना लोगों की हेल्प करता है, ताकि उनको अनौपचारिक स्रोतों से लोन ना लेना पड़े, साहूकार से लोन ना लेना पड़े, क्योंकि साहूकार दे तो देता है आसानी से लोन, बट वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपने अगर 100 रुपए मांगे उससे, तो वो अगले महीने आपसे 110 रुपए लेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है। मैं तो ऐसे ही 100 रुपए बताया, कोई मान लो 10,000 लेता है, तो उसे 11,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं ना, कितनी बड़ी रकम। चलो, कोई 1 लाख लेता है, उसको 1,10,000 चुकाना पड़ता है अगले महीने। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ती जाती है ना। लोग विभिन्न उद्देश्यों में, तो यही बात लिखी हुई है कि लोग, मैं पहले तो आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताना है कि बेसिकली गांव में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपने पैसों को जमा करते हैं, कुछ कुछ पैसा महीने दर महीने जमा करते हैं, तो उसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये इनका अपना नाम भी होता है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह का कुछ नाम भी होता है। और अगर वो जितने भी सदस्य हैं, अगर उनमें से किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो स्वयं सहायता समूह में से उसमें उसको पैसे निकाल कर दिए जाते हैं, और उसको बहुत ही कम दर पर पैसे दिए जाते हैं, यानी बहुत ही कम इंटरेस्ट पर उसको लोन दिया जाता है, ताकि वो लोन चुका सके। और उसको वो जो हमारे वो सारे के सारे कौन होते हैं, हमारे जो भी अनौपचारिक स्रोत होते हैं, साहूकार हो सकते हैं, उनसे वो बहुत आसानी से बच सके। तो ये बात लिखी हुई है। और एक और बात बता दूं, अगर ये स्वयं सहायता समूह जो है वो रेगुलर रहे, यानी महीने दर महीने हर मेंबर कुछ ना कुछ पैसे जमा कराए, तो बैंक भी उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है स्वयं सहायता समूह एक नहीं देगा तो बाकी तो देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि गांव के लोगों ने खुद दिया है। बहुत सारे एरिया में स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं, जो कि एक तरह से बैंक की कमी को दूर कर रहे हैं। इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन भी इतना नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, आप गांव का एक बंदा दूसरे बंदे को जानता है, तो इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की झंझट भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन है भी आपका भारत में राष्ट्रवाद से है, कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचारों को दूसरे तरीके से व्याख्यात किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरह से भाग लिया। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब कैसे,
शहरों गांव के लोगों ने बेसिकली जो आदिवासी किसान थे, देखो किसान अलग है और आदिवासी किसान है, तो हमारे जो आदिवासी किसान है ना, उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किया उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको याद है मैंने अलौरी सीताराम राजू के बारे में बताया था आपको। देखो बेसिकली तो मैं आपको एक बार दोबारा से कर देता हूँ, तो ये आप देखो, ये ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तो ये पूरा का पूरा आंसर मैंने पहले ही समझा रखा है आपको बहुत अच्छे से। तो वही है कि अलौरी सीताराम राजू, ये देखो गुरिल्ला आंदोलन अलौरी सीताराम राजू, बिल्कुल सेम बात लिखी हुई है, बल्कि इसमें डेट भी लिखी हुई है, मेरे वाले आंसर में डेट भी लिखी हुई है। डेट आप लिखोगे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे। तो यही लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में जो हमारा गुदेम पहाड़ियों की उग्रवादी, आप कह सकते हो उग्रवादी, हमारा गुरिल्ला आंदोलन का प्रसार हो रहा था वहां पर औपनिवेश नीतियों के खिलाफ, है ना, जंगलों में वो जाने नहीं देते थे हमारे आदिवासी लोगों को, तो उसके खिलाफ हो रहा था। आई होप ये आपने चैप्टर पढ़ रखा हो, नहीं भी पढ़ रखा हो तो एक बार रीड करना चैप्टर वगैरह को, ठीक है। मतलब आप वीडियो देख लोगे ना मेन पॉइंट स्टडी की, जो मैंने चैप्टर की अपलोड करी, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल बहुत कम होता है, तो मेन पॉइंट स्टडी के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको, तो वो आप देख सकते हो। और नोट्स भी एकदम फ्री है, कोई पैसे लेता है आपसे तो फिर, है ना, समझ लो ना, बहुत सारे जो हैं वो बिजनेस बनाने में लगे हुए एजुकेशन को, तो इसलिए मैंने आपको फ्री में दिया है। आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला चैप्टर के नोट्स तो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जो हमारे ज़्यादातर चैप्टर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद के तो दिखाई दिए थे मैंने स्टार्टिंग में। ओके चलो, यही वही है कि अलौरी सीताराम राजू तो जो थे ना हमारे, गुरिल्ला आंदोलन चलाया था उन्होंने। ओके, और उसी के बारे में लिखा, और मैं बता दूं उनको फिर फांसी भी दे दी गई थी हमारे, और आज भी इनको लोक कथाओं में याद रखा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका की जांच करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो सेकंड पेज पे यही क्वेश्चन लिखा था, और 2 बार लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जी ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है आपको। तो ये बेसिकली वो काम बताने हैं आपको कि एक जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। पार्टी सरकारें बनाती है, सरकारें चलाती है, नीतियां बनाती है, हारने के बाद विपक्षी भूमिका निभाती है, जनमत का को आकार देती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा ही पॉइंट लिखे हैं मैंने एमसीक्यू उस, मतलब जब मैंने चैप्टर समझाया था। तो नोट्स आप डायरेक्टली मेन पॉइंट स्टडी वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना। बट नोट्स में दिक्कत ये होती है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते, एग्जाम में थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। मैं 100% श्योर हूँ जिसने जो चैप्टर मेरी वीडियो से पढ़ा होगा ना, उनको ऐसे क्वेश्चनों में तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है ना। और अगर थोड़ा सा घूम भी जाए ना क्वेश्चन, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वीडियो देख रखी है। अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है ना, और अगर सिर्फ एक नोट से रीड कर रखा है, और अगर आपने वीडियो देख रखी है, तो दोनों में डिफरेंस है। वीडियो में क्या होता है कि आप समझ पाते हो कि इस टॉपिक में से किस टाइप में से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो वीडियो देख लेना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नोट्स तो आप पता ही है, कभी भी डाउनलोड कर लो, कभी भी पेड नहीं होने वाला, डोंट वरी, वो हमेशा फ्री रहेगी। आज आज डाउनलोड करो आप नोट्स, या कल डाउनलोड करो, चलो ठीक है। बस ये कि आप सपोर्ट करना चाहो तो कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी है ना वेबसाइट को मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा कुछ टाइम के बाद, फिर मेरे को भी वेबसाइट पे करना पड़ेगा शायद, उस टाइम फिर दिक्कत हो मेरे को, तो इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की अपना समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र है ना, खुद ही में ही अपना समर्थन उत्पन्न करता है। लोग जो है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका मतलब, आप राजा रानी वाले सिस्टम में रह रहे हो, क्या आप कभी भी राजा रानी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए कुछ करे? द आंसर इज नो। आपको पता है आप कुछ बोलोगे, वो अगले दिन ही आपको लटका देगा। पर आप लोकतंत्र में आपने देखा होगा, भारत में या जिस भी लोकतांत्रिक देश में आंदोलन होते रहते हैं, है ना। आंदोलन में लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, ठीक है, कुछ गलती गवर्नमेंट की होती है, कुछ गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, सब सारी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा चलता है। बट क्या लोगों को आंदोलन करने का राइट है? द आंसर इज यस, राइट है उनको पूरा पूरा अपने तरह से आंदोलन वगैरह करने का, जब तक वो शांतिपूर्वक है, पूरी तरीके से वो आंदोलन कर सकते हैं। इसका मतलब अपने को क्या समझ आया, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो यही एक सबसे बड़ा परिणाम है लोकतंत्र का। और इसमें यही बातें लिखी हुई है। बेसिकली लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपनी बातें रख सकते हैं। और याद होगा 3 पॉइंट, इंग्लिश में याद है यार, ये वाले 3 पॉइंट मेरे को हिंदी में इस टाइम याद नहीं है, चलो वैसे तो इसमें लिखा ही है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जिसको पारदर्शिता कहते हैं, वैध सरकार, है ना, वैध सरकार होती थी। और 3 वर्ड मैं इंग्लिश में बोल दूं, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का तो मतलब उत्तरदायी है ना, और वैध सरकार होती है ना, और साथ ही में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी लोगों की खुद की सरकार होती है। इसीलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, वहां पर लोग जो है खुद ही लोकतंत्र को, अब जैसे कि मान लो, अगर मान लो मेरे को कोई दिक्कत है भारत में, मेरे को सरकार से, सिस्टम से कुछ दिक्कत है,
बट अगर कोई मेरे से ये पूछेगा ना कि लोकतंत्र हट जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, है ना। मैं यही बोलूंगा, किसी से भी पूछ लो, जो भी भारत में कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज से खुश नहीं है, अगर वो आंदोलन भी करते हैं, आप जाकर उनसे पूछोगे ना कि जी लोकतंत्र तो खराब है, वो बोलेगी हाँ जी खराब है। आप उनसे बोलोगे ना चलो इसको डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को पता है कि लोकतंत्र में कुछ कमियां होती है, बट लोगों को ये भी पता है वो लाख गुना अच्छा है एक डिक्टेटरशिप से। यस और नो? आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब मैं ये सारे पॉइंट पढ़ दूं क्या? मेरे को लगता नहीं अब मैं हर एक पॉइंट पढ़ूंगा, तो बाकी आप रीड कर लेना। बाकी पता ही है, मैं आप पीडीएफ जो है इसकी जो पीपीटी है वो अपलोड कर दूंगा वेबसाइट वगैरह पे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं, चलो मैं टेलीग्राम खोलूंगा तो बाकी भी मैसेज वगैरह है। तो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पे लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है, यहाँ पर टाइप करने का एक सॉफ्टवेयर था यार, ये आ गया, चलो जी। तो बेसिकली, हाँ जी, तो आप जाकर, ये क्यों नहीं हो रहा टाइप, जस्ट अ सेकेंड, नहीं जी, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा, बट आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। कि आप सीधा मेन पॉइंट स्टडी लिख देना, मेन पॉइंट स्टडी डॉट, मतलब सॉरी मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखोगे ना आप टेलीग्राम पे जाके, तो आप मेन पॉइंट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 9300 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर पहले से एडेड, आप भी आ जाना। क्वेश्चन वगैरह और कुछ अपडेट देना होता है ना, जैसे ये अगर मैं वेबसाइट पे अपलोड करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा कि बच्चों की हेल्प तो हो जाए ना, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही है। चलो जी, ये बात भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा ये सारे के सारे पॉइंट आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये लिखा है, अच्छा यही वाला क्वेश्चन था जहां पर मेरे को लग रहा था कि बच्चे कहीं गलती ना कर दे, बड़े बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। देखो, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, उदाहरण के साथ इस कथन का समर्थन करें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बुक के अंदर तो हमने कहीं दक्षिण एशिया देखा ही नहीं, जब हमने ये वाला पढ़ा था चैप्टर, लोकतंत्र का परिणाम वाला चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर नंबर 7 है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति का। चलो, अब है ना, आप एक काम करो, दक्षिण एशिया हटा देते हैं, लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, उदाहरण के साथ इस कथन का उत्तर दे। यानी लोकतंत्र की जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो यहाँ नीचे लिख देनी है, और साथ में दक्षिण एशिया जोड़ देना, बात खत्म। देखो, लोकतंत्र सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, ठीक है, इसलिए लोग का भारी समर्थन होता है। दक्षिण एशिया के देशों में लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए होता है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण एशिया में, इसी की वजह से वो लोग जो हैं वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। देश अपने प्रतिनिधि को खुद चुनता है लोकतंत्र की व्यवस्था में, इसलिए लोग जो हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। साथ में लोकतंत्र का अपने नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखता है, और साथ में लोकतंत्र में विभिन्न जो सामाजिक समूह है वो साथ में रह सकते हैं, है ना। एक राजा रानी वाले सिस्टम में अगर आप राजा के जैसे नहीं हो ना, या राजा के जो जो चीज़ें वो नहीं मानते, तो फिर तो आप गए, ठीक है, आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी आत्मा का परमात्मा से सीधा मेल करा देगा वो, ठीक है। तो ये, और नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन कि जो हमारी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका परीक्षण, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें डाल रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही है, प्रौद्योगिकी जो है वो दूर संचार के लिए उपयोग होती है, प्रौद्योगिकी जो है एक जगह से दूसरी जगह दूसरे लोगों से संचार करने में, बात करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, दूर के एरिया से बात करने में। प्रौद्योगिकी जो है वो उपग्रहों में भी, सैटेलाइट वगैरह में भी उपयोग हो रही है ना। कहीं वो ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा, इंटरनेट पे जो हमारा संचार है उसका एक बहुत बड़ा रोल है वैश्वीकरण में। देखो, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, दुनिया के अलग अलग देश का आपस में मेल। अब वो कैसे हो रहा है, तभी तो हो रहा है इंटरनेट से। आज जो भी हो रहा है दूसरी कंट्री में आपको पता चल जाता है कैसे, इंटरनेट की सहायता से, सिंपल। तो ये सारे के सारे पॉइंट है, ओके। चलो, इसका और वाला पॉइंट है, भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करें। तो मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया है, और बल्कि मैंने उसमें आपको, इसमें ना फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट से कहने का मतलब, जैसे कि मैंने पता क्या करा, मैंने लिखा वैश्वीकरण के प्रभाव, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा कि आम लोगों पर, उपभोक्ता पर, उत्पादक, जो उपभोक्ता के बाद के कौन से होते हैं, उत्पादक जो बना रहे हैं चीजें, और हमारे श्रमिक, इन तीनों लोगों पे क्या क्या इफेक्ट पड़े, वो मैंने तीनों अलग अलग पॉइंट में बताया। मतलब 4-5 पॉइंट यहाँ पर, 4-5 पॉइंट यहाँ पर, 4-5 पॉइंट यहाँ पर। मतलब टीचर के को मैं मतलब एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं देना चाहता कि कहीं पर वो आपके मार्क्स काट ले, इसीलिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं जी ये पैसेज वाला क्वेश्चन। ये है ना, मेरे को पता था कि एसएसटी में तो सीन पैसेज ही होते हैं, तो मैंने क्या करा, सिंपल क्वेश्चन पेपर की कुछ लाइनें देखी, है ना। फिर मैंने देखा यार ये वाला तो मैंने लाइनें जो है वो बुक में रीड करी थी, तो मैंने बुक देखी, तो बुक में फिर हिंदी में देखा, फिर ये पूरा का पूरा जो था वो हिंदी का ही
वो पूरा का पूरा पैराग्राफ था। ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस भी मैंने करा रखे हैं। याद होगा अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सत्याग्रह का मतलब होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। वो लाइन इसी बॉक्स में से थी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी अब जो हमारा अहिंसा है उसको सर्वोच्च धर्म क्यों मानते थे, तो यही बात लिखनी है कि गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म इसलिए मानते थे क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती, और ये बोलते थे गांधी जी कि ये हमारे जो कमजोर है उन्हीं का नहीं, सभी लोगों का एक हथियार है जो वो यूज कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं होता, और ये रास्ता सच्चाई का है ना। तो डेफिनेशन ही लिख दोगे ना आप हमारे सत्याग्रह की या अहिंसा की, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली इस पैसेज में से ढूंढ के बताना है, ये तो आप कर लोगे, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और सेम इसके साथ भी है, इस वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, अगर उनको मान लो किसी बच्चे ने पूछा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करना, तो अगर कोई बच्चा कमेंट करता है आपको उसका आंसर पता है, तो आप उनके आंसर का जरूर रिप्लाई करना। और दूसरी बात है, जब आप क्वेश्चन पूछो ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप है ना पहले टाइमिंग बता दो सर के इस टाइम पे जो आपने क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पूछते हो है ना, तो फिर मैं पूरा ही देखूंगा कि यार बच्चे ने कौन सी किस मतलब मैंने मान लो कोई बात बोली और बच्चे ने बोला कि सर ये गलत है, अब मैं मेरे को कौन सा पता चलेगा कि कौन सी बात गलत की बात कर रहे हो आप। तो इसलिए जो भी आप पूछो ना, तो उसकी टाइमिंग लिख दिया करो कि सर 10 मिनट। अब वो पता है ना टाइमिंग कैसे लिखते हैं, तो मैं डायरेक्टली क्लिक करूँ तो वो वीडियो के उस टाइम पे खुल जाए कि हाँ यार ये वाली बात बोली, फिर मैं आपका आंसर कर पाऊँ। तो आप टाइम ज़रूर लिखा करो, ओके। ये है, ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद ये भी पैसेज बेस्ड है। चलो मैप पर आ जाते हैं, ठीक है। मैप की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखो बहुत इजी मैप है। सबसे पहले तो देखो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अब मैं इसमें क्या बताऊं, इसमें वो मैप में मार्क करना है नोएडा, सिंपल, ठीक है। अच्छा ऊपर आ जाते हैं, वो जगह बतानी है जहां पर गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। मैप में बताया था, ये वाला दिखा दूं क्या मैप में, जरूरत तो नहीं है, पता ही है आपको यार, चलो दिखाई देता हूँ। ये वाला मैप ही है, बट चौरी चौरा वाला ये देखो वो बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जी वापस ले लिया था चौरी चौरा में, ये रहा देखो जी, ठीक है। गोरखपुर अपना है ना। चलो, और ये नामरूप जो हमारा थर्मल प्लांट है अपना असम के साइड में पड़ता है, ठीक है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नाम लिखा हुआ है। बेसिकली ये है ना, जहाँ तक मेरे को लगता है अपना चैप्टर नंबर 5 है, बना दूंगा वीडियो, चैप्टर नंबर 6 भी हो सकता है, ये चैप्टर नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा, इसके मैप की चैप्टर नंबर 5 के मैप की वीडियो अपलोड नहीं कर रखी। और नेक्स्ट है राजा सासी जो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद है ना आपको, पिछले साल मैंने ना, शायद ये बात आपको ना पता, वो जो एमसीक्यू मैप वाली वीडियो है ना, मैप वाली वीडियो थी ना जो प्लेलिस्ट में, दिखा देता हूँ मैं, अम, ये वाली, ये देख लेना, काम खत्म हो जाएगा गारंटी, ठीक है। तो ये मैंने बताया, ट्रिक के साथ बताया, ट्रिक के साथ, बड़ी फनी ट्रिक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फनी नहीं है मतलब याद रखने में बहुत ईजी होता है। राजा सासी, राजा का मतलब किंग, किंग के पास होता है ताज। भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के सर पे ताज होता है, ताज यानी टर्बन, टर्बन यानी पंजाब, पंजाब यानी राजा सासी, सिंपल, याद रहेगा ना। ऐसे ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। चलो, और ये देखो ये सॉफ्टवेयर पार्ट यूपी में है, तो बड़ा सिंपल था यार। और राजा सांसी चौरा चौरी, ठीक है। और ये मैंने असम में बताया था ना अपना, ठीक है, नमरूप थर्मल पावर प्लांट हो गया। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। पीपीटी और ये पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। दोबारा से बता देता हूँ कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो वीडियो है ये वाली, ये मत देखना, सॉरी देखना मत भूलना, मत देखना नहीं, देखना मत भूलना। और हर चैप्टर के बाद देखना, साथ साथ करते जाओ, नहीं तो आप एक साथ सारी वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी याद रखने में, ठीक है। जब चैप्टर कर लो तो कर लो, हाँ जी यार ये चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले से आप करके रखो। और साथ में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि आई होप आपको पता हो, ठीक है, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, तो मेन पॉइंट टेक पे ना मैं अर्निंग से रिलेटेड बताता हूँ, दिखाऊंगा अभी आपको, और मेन पॉइंट गेमिंग और यूनिक वर्ल्ड, और ये हमारा मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग चैनल पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ ब्लॉग वगैरह अपलोड करे हैं, ठीक है। तो आप आ सकते हो, देख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर इंटरेस्ट हो आपको तो, ओके। और साथ में ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा चैनल, बेसिकली है ना, इस चैनल पर मैं आपको वो वीडियो बताता हूँ जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि हर एक स्टूडेंट अर्न कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट के लिए कौन कौन से चैनल बनाने चाहिए, मैंने नोट्स से कैसे अर्न किया उसके बारे में बताया। आप अगर कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ा सकते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोगों को यहाँ पर जानने में भी दिक्कत आएगी कि आप कैसे बना रहे हो सर, फेस कैसे दिख रहा है आपका, तो ये ठीक है। और साथ में सेटअप वगैरह दिखाया, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये वेबसाइट है ना, मैं बताऊँ आपको कैसे बनाई है, मैं कोई वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं हूँ, ये पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने 100% खुद की मेहनत से बनाई है, ठीक है।
और कैसे बनाई है, मेन पॉइंट टैग पे मैंने बताया है, ठीक है। और ये कुछ ये वाली ऐसी जो वीडियो होती है वो कैसे बनाई है मैंने, और ऐसी वीडियो आप फ़ोन से कैसे बना सकते हो, जैसे ये देखो, फ़ोन से ऐसी वीडियो, एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो, ये भी मैंने पूरा का पूरा बताया। मैंने 1 घंटे में एक ज़ोमैटो से 1 घंटे में 9,000 रुपये अर्न किए थे। अब वो कैसे किए थे वो भी मैंने बताया। इसका मतलब ये नहीं है मैं हर घंटे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हर घंटे का अर्न कर, नहीं, हर घंटे अर्न करता तो ऐसा थोड़ी ना होता हर घंटे, ठीक है। हर घंटे अर्न नहीं करता, बट एक बार मैंने ज़ोमैटो से 9,000 अर्न किए थे। बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो पता चलेगा आपको। और नोट से अर्न करने का तरीका ये बताए हैं कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर, ओके। और ये है हाउ आई डबल माई इनकम, ये भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ इसमें देखो स्टडी चैनल है मेरा, तो मैं झूठ तो बोलने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, एक भी बात को ना छुपाया है ना बताया है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छुपाई, सीधा सिंपल जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है इस चैनल पर, ठीक है। जो भी मिथ रहते हैं ना कि एक स्टूडेंट अर्न नहीं कर सकता, वो सारा का सारा बिटकॉइन से रिलेटेड भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसके अंदर बताई है, ओके। चलो, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी अगर आपको कभी गेम वेम खेलने का मन करे ना, तो मेन पॉइंट गेमिंग पे आ जाना। ऑल दिस में मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ, देखो 4 ही वीडियो अपलोड करी है, पर मज़ा तो आता है भाई गेम खेलने में, ये बात तो है। तो आप चाहो तो जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो बड़ी बड़ी फ़नी एडिटिंग करी है, आप कभी देखना, और वॉइस के साथ ही करी है अपनी। तो इस पे मतलब जब क्लिक करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी यूआईडी का, मतलब यूआईडी मिल जाएगी आपको, यूआईडी कहते हैं ना, आईडी वगैरह कहते हैं। चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। 1.5 लाख होने वाले हैं, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से। PYQs की वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।